अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया सरवत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री के एक चैप्टर को जिसका नाम है अ ग्रीन एवेलुएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एनालिटिकल मेथड्स। इस चैप्टर के अंदर हम ग्रीन पर्सपेक्टिव बेस्ड अवेलेबल मेथडोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे। मींस वो एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज़ जो हमारे पास अवेलेबल थी उनको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। मींस कि ग्रीन पर्सपेक्टिव की बेस पर हमने उनको प्रपोज किया है ताकि एनालिटिकल मेथड के अंदर यूज़ होने वाले रीजेंट्स और सॉल्वेंट के एग्जैक्ट टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा को हम हासिल कर सकें। इसके अलावा ऑपरेटर रिस्क के बारे में जान सकें, एनर्जी और रीजेंट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस मेथड के अंदर उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, और वेस्ट जो हमारे पास आएगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मेथड, वेस्ट जनरेशन जो होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में हम ये भी स्टडी करेंगे कि हम इन्वायरमेंटल और क्लासिकल फिगर्स को कंबाइन कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि उसमें एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी और प्रिसीजन आ जाता है, ताकि उस एनालिटिकल मेथड को जब हम यूज़ करें तो उसकी परफॉर्मेंस, हम बेस्ट परफॉर्मेंस हासिल कर सकें और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड कर सकें। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, मैं बताना चाहूँगी कि ग्रीन केमिस्ट्री किस तरह से वर्कआउट करती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम ऐसी केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं जो कि हैज़र्डियस सब्सटेंसेस की जनरेशन और यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री ने केमिकल प्रोडक्ट्स के होल लाइफ साइकिल को कवर किया हुआ है, जिसके अंदर इसका डिज़ाइन, इसकी मैन्युफैक्चर, यूज़ और अल्टीमेट डिस्पोजल आ जाती है। इन सब चीज़ों को ग्रीन केमिस्ट्री ने एज अ होल कवर किया हुआ है, इसके अंडर सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो कि हमारे सॉल्वेंट्स, रीजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स या अदर केमिकल्स जो हम एनालिटिकल मेथड के अंदर, टेक्निक्स के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ कर रहे हों, उनके हैज़र्डियस इफ़ेक्ट को कम कर दें, मिनिमाइज़ कर दें टुवर्ड्स ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। So let's move towards our topic. अब हम बात कर लेते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा ऑफ रीजन की। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं ये अपनी फ्लेमेबिलिटी और अपनी कंबस्टिबल करैक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारे लिए हार्मफुल हैं, हज़ार्डियस हैं, और इन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमारे लिए इनकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर्स के लिए भी पॉइजनस हैं, और बायोटा, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये बायोटा को भी डिस्टर्ब कर देंगी, डैमेज कर देंगी। बायोटा मींस कि अगर कोई मिसहैप होता है इन केमिकल कंपाउंड्स की फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट है कि इन हैज़र्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन कंपाउंड्स की केमिकल हैंडलिंग और स्टोरेज के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है, ताकि हम ऐसे एक्सीडेंटल रिस्क को अवॉइड कर सकें और उन स्पेसिफिक कंडीशंस को एवेलुएट कर सकें। एवेलुएट मींस कि जान सकें कि हम इन केमिकल कंपाउंड्स को किस तरह से यूज़ करें और किस मेथड और किस स्पेसिफिक कंडीशन को देखते हुए हम इनको डिस्पोज करें। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन। टॉक्सिसिटी, बेसिकली टॉक्सिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की वो अमाउंट जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दें या उसके ऊपर अप्लाई करें तो उसका जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए। मींस वो केमिकल सब्सटेंस की वो अमाउंट उसके लिए टॉक्सिक हो, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, इसको हम एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर यूज़ होने वाले कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम जान सकते हैं इसके बारे में, इकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी के बारे में और ह्यूमन टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स ह्यूमन
के बारे में हम एनालिटिकल मेथड के अंदर यूज़ होने वाले कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जान सकते हैं। इन केस के हम कोई एनालिटिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस की एयरबोर्न कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जहाँ पर तमाम वर्कर्स काम कर रहे हों लेकिन उस सब्सटेंस का कोई हार्मफुल अफेक्ट उनके ऊपर शो ना हो रहा हो, मींस के हज़ार्डियस अफेक्ट ना हो उसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई समझने की बात है तो वो ये है कि एयरबोर्न कंसंट्रेशन क्या होती है। तो एयरबोर्न कंसंट्रेशन बेसिकली एयर के अंदर डिज़ोल्व प्लूटेंट की वेपर कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ एयर बॉर्न कंसंट्रेशन। और जैसे जैसे एयर बॉर्न कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस प्लूटेंट की हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर इनहेलेशन सिस्टम को डैमेज करने की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और जो वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं उनका ड्यूरेशन होता है 80 आवर्स पर डे, सॉरी 8 आवर्स पर डे उनका ड्यूरेशन होता है। और अगर हम कुछ और इंडिकेटर्स यूज़ करें इस एनालिटिकल वर्क के दौरान तो वो एक तो हो गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू दिस वन, और सेकंड वन इज़ TWA टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन। मींस के एक डे के लिए, वन डे के लिए तो हम 8 आवर्स ले रहे हैं, अगर हम 1 वीक की बात करें तो हमारे लिए 40 आवर्स पर वीक हो जाएगा ड्यूरेशन। और उस ड्यूरेशन के अंदर जो जिस प्लूटेंट या जिस सब्सटेंस के साथ वर्कर्स डील कर रहे होते हैं वो उनके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर कोई हार्मफुल अफेक्ट, हैज़ार्डियस अफेक्ट शो नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस एट दैट कंसंट्रेशन। तो एक तो हमारे पास टर्म थी TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, एंड सेकंड टर्म इज़ STEL मींस शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक केमिकल की वो कंसंट्रेशन जिस पर वर्कर कॉन्टीन्यूसली एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वर्क कर रहा हो और उसके ऊपर कोई भी इरिटेशन जो है वो उसके ऊपर उसको ना फील हो रही हो, और उसके अलावा क्रोनिक या इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज ना हो रहा हो उस शॉर्ट टाइम एक्सपोजर के दौरान, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। और ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का ड्यूरेशन एटलीस्ट 15 मिनट होता है, मींस के मैक्सिमम कंसंट्रेशन 15 मिनट के लिए होती है, और 4 मिनट एक्सपोजर पीरियड होता है पर डे के हिसाब से, विद एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन एक्सपोजर पीरियड। और अब वो कह रहे हैं कि अगर आप केमिकल सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपको कोई भी ख़तरात लाहक हो रहे हैं तो आप हमें बताएं ताकि हम उस टॉक्सिक रीजन को रिप्लेस कर सकें विद एनी एनोकियस वन, मींस के ऐसे सब्सटेंस के साथ वो उसको रिप्लेस करेंगे कि उसका कोई वर्कर्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना हो, मींस वो हज़ार्डियस ना हो वर्कर्स के लिए, उस सब्सटेंस के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो मीन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट आपको समझ आ गई होगी होप्सो कि इसमें ये होता है कि एक ऐसी कंसंट्रेशन जिस पर वर्कर कंटिन्यूसली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वर्क कर रहा हो और उस पर कोई भी हैज़ार्डियस अफेक्ट ना हो, मींस कि उसको इरिटेशन ना हो रही हो और उसके अंदर क्रोनिक या इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज भी ना हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। सो MSDS बेसिकली एब्रीवेशन है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स का। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स जो हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को एवेलुएट करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। एवेलुएट करने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम एनालाइज कर सकेंगे कि अगर कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर तो हमारे तो इसकी क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं ड्यूरिंग देयर हैंडलिंग, हमारे पास क्या क्या डेंजर, क्या क्या रिस्क होंगे। तो हम बेसिकली MSDS जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें गाइड करती है कि हमने किस तरह से किसी भी केमिकल कंपाउंड के साथ डील करना है, और अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन जो हमें MSDS से मिलती है, इसकी समरी से जो मिलती है वो ये है कि किसी भी एनालिटिकल मेथड के अंदर जो भी
हम रीजेंट या सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो MSDS है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है टू मेंटेन टू एस्टैब्लिश द ग्रीननेस ऑफ प्रोसीजर। और ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, इसका क्रिटिकल स्टेप है सैम्पल प्रिपरेशन। उस सैम्पल प्रिपरेशन के अंदर बहुत से ऑपरेशंस हो रहे होते हैं जिसके अंदर हम नॉन ग्रीन रीजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और उन नॉन रीजेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी आ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो MSDS जो है बेसिकली हमें बताएगी कि हमने किस तरह से उन नॉन ग्रीन रीजेंट्स के साथ डील करना है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी अवेलेबल फ्रॉम MSDS। ये इंफॉर्मेशन है, ये स्टेप्स हैं। हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू MSDS, फर्स्ट एड मेजर या और फर्स्ट फाइटिंग मेजर, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे। इन 11 पॉइंट्स के अलावा भी 3-4 और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि MSDS जो है हमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो देता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो बताएगा, या हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया बट यहाँ पर हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन होती है थ्रू MSDS। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की, तो हमें पता चलता है कि जो केमिकल कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं उसका केमिकल नेम क्या है। और जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं हमें फॉर्मुलेशन के बारे में पता चलता है। फॉर्मुलेशन मीन कि हमने किस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए क्या मिक्सचर बनाना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन केमिकल फार्मूला। और MSDS जो है हमें हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट के बारे में भी बताता है, हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी बताता है कि अगर कोई कंपाउंड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हैज़ार्डियस कैटेगरी कौन सी है, किस तरह का वो हैज़र्ड हमें करेगा। तो हमें बताएगा कि अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो क्या वो एक्यूट या क्रोनिक हैज़ार्डियस प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर रखता है तो क्या वो फायर कैचिंग हो सकता है अगर हम उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करें या फिर कोई रिएक्शन करवाएं अपने इस्तेमाल के दौरान, तो वो किस तरह की जो है ख़तरात उसके नतीजे में हमें हो सकते हैं, लाहक हो सकते हैं। और इसके अलावा हमें आउटडोर और इसकी डिलीटरियस इफ़ेक्ट के बारे में बताएगा। डिलीटरियस इफ़ेक्ट वो होते हैं कि कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल या कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करें और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा हो, कोई भी जो है यूज़फुल या मीन्स के मीनिंगफुल इफ़ेक्ट ना हो बल्कि उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ डिलीटरियस इफ़ेक्ट। सो यहाँ ये है इसकी हैज़ार्डियस आइडेंटिफिकेशन। और इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें उसकी फॉर्मुलेशन के बारे में पता चलेगा और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर हमें उसके केमिकल नेम के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फर्स्ट एड मेजर। फर्स्ट एड मेजर के अंदर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपली कि कोई एनालिटिकल मेथड के अंदर हम कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करें, उस केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करने से किसी किस्म का कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है, तो वहाँ पर MSDS जो है हमें गाइड करेगा, हमें रिकमेंड करेगा कि किस एड को यूज़ करते हुए हमने उस केमिकल कंपाउंड के साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना है बिफोर एनी काइंड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा इंटॉक्सिकेशन का। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि केमिकल कंपाउंड जो है किसी भी ज़रिए से बॉडी के अंदर चला गया है, वर्कर की बॉडी के अंदर चला गया थ्रू एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन या फिर इंजेस्शन रूट के ज़रिए से। तो क्या यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि वर्कर जब किसी केमिकल कंपाउंड के साथ काम करे तो उसको सबसे पहले उसकी MSDS के बारे में पता हो ताकि वो खुद को किसी किस्म के भी डेंजर से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फायर मेजर्स। फायर मेजर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर वो होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी वॉलेटाइल कंपाउंड का वो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पर उसके वेपर्स जो हैं वो फायर कैच करना स्टार्ट कर दें। अगर हम उसके पास कोई इग्निशन सोर्स लेके जाएं तो वो फायर को कैच करना स्टार्ट कर दें, मींस इग्निशन स्टार्ट कर दें, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ
फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि फायर एक्सटिंक्शिंग मीडिया। फायर एक्सटिंक्शिंग मीडिया के अंदर हमारे पास फोम आ जाता है, लिक्विड पाउडर आ जाता है और गैसेस आ जाती हैं जिनको हम फायर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये फायर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कंट्रोल कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि फायर मेजर्स के अंदर फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर के साथ साथ हमें फायर एक्सटिंक्शन मीडिया की ज़रूरत भी पड़ती है और स्पेशल किस्म के फायर फाइटिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम एनी एक्सीडेंटल रिलीज मेजर मींस कि अगर कोई हमारे पास एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें उसकी एमएसडीएस के बारे में पता हो, उस केमिकल कंपाउंड की एमएसडीएस के बारे में पता हो ताकि उसको यूज़ करते हुए उसकी हम बेहतर तरीके से हैंडलिंग कर सकें और उसकी स्टोरेज प्रिकॉशंस जो हैं उनको भी प्रोवाइड वो भी हम फॉलो कर सकें और ताकि हम अपने आप को, ऑपरेटर्स को और अपने इन्वायरमेंट को हर किस्म के डेंजर से महफूज रख सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फायर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोजर कंट्रोल। एक्सपोजर कंट्रोल में एमएसडीएस जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम जिस वर्क एरिया के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या कहाँ कहाँ वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से हम अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि हम अपनी आइज़ को, अपनी स्किन को और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से बचा सकें, मींस कि उस केमिकल कंपाउंड के साइड इफ़ेक्ट से किस तरह से सेफ रख सकें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एमएसडीएस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन है जिसके अंदर हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता चलता है और एवेपोरेशन रेट्स जो है वो हम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्यूटाइल एसीटेट। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूटाइल एसीटेट को हमने स्टैंडर्ड लेना है इन केस ऑफ एवेपोरेशन रेट और बाकी कंपाउंड्स को हम इसके साथ कंपेयर करके फिर उनका एवेपोरेशन रेट लेंगे। इसी तरह से वेपर प्रेशर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। फिर वेपर डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी के बारे में भी एमएसडीएस हमें बताएगा और डेंसिटी हम एज़ कम्पेयर टू एयर डेंसिटी लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉलिबिलिटी इन वाटर के बारे में भी हमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेक्शन के अंदर पता चलता है एमएसडीएस के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल एंड फिज़िकल। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको टॉक्सिसिटी के बारे में पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि वो अमाउंट किसी केमिकल सब्सटेंस की जो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करें तो उसकी जो है उसके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हों या फिर उसकी 50% पॉपुलेशन जो है वो मर जाए, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस। इसको हम टॉक्सिकल इंफॉर्मेशन जो होती है कंसर्न कर रही होती है विद द मीडियम लिथल डोसेस। इसको हम मीडियम लिथल डोसेस को LD50 के साथ डिनोट करते हैं। इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम्स ऑफ अ सबस्ट्रेट मींस के सबस्ट्रेट मीन वो जो केमिकल जो हमने अप्लाई करना है अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी मास। मींस के जो टेस्ट के लिए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म चूज़ किया उसके बॉडी मास जो है किलोग्राम है तो हमने उसको ग्राम में सबस्ट्रेट उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसा कि मैं कहूँ लेट्स सपोज कि 5 किलोग्राम बॉडी मास है तो हम उसको देंगे 5 ग्राम सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसकी वजह से जब उसकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी तो इस पैरामीटर को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस। इस और ये MSDS जो है इस तरह से हमें टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ डबलिंग हो चुकी है बट यहाँ पर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का की हेडिंग है। सो इसके अंदर MSDS जो है हमें बताता है कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए उनकी बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो इक्वेटिक बायोटा के ऊपर हो रहा होता है। मींस के इक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हो रहा होता है, उनकी जो होता है उनके लिए जो है साइड इफ़ेक्ट्स। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्पोजल कंसिडरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर MSDS जो है हमें बताएगा कि हमने किस तरीके से
सेफली किसी केमिकल कंपाउंड को हमने डिस्पोज करना है, और हमने किन कंटेनर्स को यूज़ करना है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट केमिकल, ताकि जो है इसको हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक हो गया। So this is all about the toxicological data of reagent and MSDS. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.